अरुण शर्मा साहब, जरा ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है राज्यसभा में, इसको भाई ये कोई भाई अच्छी स्थिति तो है नहीं। और एक अंग्रेजी कहावत है कि डोंट फाइट विद अ पिग। मतलब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई करोगे तो आपके अपने कपड़े फटेंगे। ये बहुत पुरानी कहावत है कि मतलब मेरे पिताजी तो कहते थे नंगे से खुदा आ रहा। तो ये माना ही जाता था कि अगर आप कपड़े पहन के किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ोगे तो कपड़े आप ही के फटेंगे, उसका क्या हो। ये अंतोगत है कहाँ हम जा रहे हैं, वेयर वी आर मूविंग अहेड, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये बिना बात के कि अरे गरीब घर के लड़के को क्या कहा, गरीब घर के लड़के को क्या कहा, जाट का अपमान कर दिया। अरे जाट का अपमान, जब वो किसान 1 साल तक दिल्ली शंभू बॉर्डर पे बैठ के पानी जाड़ा बरसात कर रहे थे, वहां जब मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, तब उनका जाटपना नहीं याद आया था। अब तुम्हें जाटपना, धनखड़ जी का जाटपना याद आ रहा है, जिनकी बेटी मालूम नहीं कहां कहां किस किस जगह अमेरिका और यूके और दुनिया के कई देशों में पढ़ी है, और वो गरीब जाट हैं। ईश्वर करे सबके घर सब ऐसे गरीब जाट हों जिनके घर के बच्चे कम से कम अमेरिका और यूएस में पढ़ने लगे। ये सब मतलब ना सिर ना पैर की बातें। अरुण भाई, वेयर वी आर लीडिंग, और ये तो अब तय है कि अगले 5 साल रूलिंग पार्टी का कोई मन नहीं है कि किसी तरह की संसद की कोई भी कार्रवाई चले। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्या होगा जी अरुण भाई? जी सर, मैं अपना वक्तव्य दूं उससे पहले मैं खड़गे जी का जो जन्मदिन है वो 21 जुलाई 1942 का है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति देश आजाद होने से पहले पैदा हो गया, मतलब जब 1950-52 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 9-10 वर्षों के वो थे, और उस दिन से लेकर आज तक जितने देश में चुनाव हुए उसमें उनकी आंखें खुली थी, भले ही बचपन हो। और हमारे जो धनखड़ साहब हैं वो 18/5/1951 के हैं। मतलब कि जब सब कुछ हो गया उसके बाद ईश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर भेजा। तो मेरा संदेश बिल्कुल साफ है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, वो कहा जाता है बेशर्म आदमी के लिए कि लाई लोई, लोई कहते हैं जब हम सर्दी हो गर्माहट हो उसके लिए लोई गर्म कपड़ा हम ऊपर ओढ़ लेते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। लाई लोई ते की करेगा कोई, मतलब जिसने अपने तन से कपड़े उतार दिए हों वो जन्म वाले स्वरूप में आ गया हो, या फिर सीधी भाषा कहें जो नंगा हो गया हो। और इसमें मजबूरी क्या है? इसमें मजबूरी है सर बहुत बड़ी। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि भाई उनको, उनकी किस्मत तो सबके जैसी होनी चाहिए कि उनके बच्चे विदेश में पढ़े। अब अगर मैं सिरे से नाम लेना शुरू करूं तो 25-26 नाम तो मुझे भी याद हैं जो कैबिनेट में है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और धनखड़ साहब कोई ऐसा नहीं है कोई एक राजनीतिक पार्टी में रहे हों, उनको राजनीतिक पार्टी की परिपाटियां ना पता हों, उनको नियम ना पता हों। बंगाल में हमने उनका खुला तमाशा देखा है। और वैसे भी जो व्यक्ति मेरे से अगर 10 वर्ष बड़ा है, बहुत सारे पत्रकार मुझसे 8-10 वर्ष बड़े हैं, जैसे कि हमारे सैनी साहब हैं, मैं उनके बेहद इज्जत करता हूं। उनके सामने जो वो शब्द बोलते हैं मैं उनका एक एक शब्द सुनता हूं। जैसे आप हैं, अनुभवी हैं, आपके एक एक शब्द का मूल्य होता है। तो धनखड़ साहब की तो नौकरी सिर्फ इसी बात की है कि आप दूसरे को कुछ भी कह दें। जैसे संजय सिंह हैं, अब उनको नाचने वाला बता देते हो आप। सर ये नाचने वाला कौन होता है? नाचने वाला, नाचने वालियां तो मैं आपको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, लोकसभा में भी हैं और राज्यसभा में भी हैं, जिनका प्रोफेशन है, उनका काम ही यही है। अब जिनका मूल धंधा ये हो संविधान को बचाने की रक्षा करने हेतु, क्या वो आगे आएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका सर्वाइवल सिर्फ इसी बात पर है। और जो हम जैसे लोग हैं
जो 70 वर्ष के होने को आए और जिन्होंने टाइट एडमिनिस्ट्रेशन देखा है और इस प्रकार का जो नियम आधारित जीवन है वो नहीं जीते अगर, तो उनको कितनी तकलीफ आती है समाज में, अपने रिचुअल्स के अंदर, जहां वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि धनखड़ साहब कोई बहुत राजनीति में कोई बहुत उन्होंने अचीवमेंट की हो ऐसा मुझे जान नहीं पड़ता, परंतु वो बीजेपी की जो कसौटी है, मतलब जो कसौटी बदतमीजी वाली है, उस पर वो खरे उतरते हैं। उस पर उनका अगर टेस्ट लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो 90 प्लस नंबर लेकर पास होने वाले हैं। कारण कारण बिल्कुल साफ है। जैसे मोदी जी चुनाव आता है ना, तो वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि भाई तू हरा हरा क्यों हो रहा है, मतलब कि चुनाव आता है तो चेहरे पर रंगत आ जाती है, क्योंकि मंच पर कुछ भी बोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हालांकि वो संवैधानिक पोस्ट पर हैं। धनखड़ साहब पूरे हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, भूल जाते हैं जब वो संचालन करते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं, और उनका ये भूल जाना दूसरों के ऊपर भारी पड़ता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को ये कह दे कि तुम देशद्रोही हो तो मेरे तो तन बदन में आग लग जाएगी, मैं तो बेल्ट कैप का आदमी रहा हूं। अरे भाई तुमने जीवन में किया क्या, दूसरे के बारे में पढ़ा क्या, तुमने देखा क्या है? तुम इतने बड़े बड़े शब्दों को इतने हल्के से बोल देते हो। ये अधिकार तुम्हें मिलता कहां से है? ये अधिकार मिलता है जब आप सभापति की सीट से ये कहकर संबोधित करते हैं कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। और एकलव्य ने अपने गुरु की कैसी लाज रखी थी, अंगूठा दे दिया था। तो इन्होंने तो अपना दिमाग ही दे दिया है, दिमाग अपना काट के वो मोदी जी के चरणों में रख देने वाला आदमी, भले उपराष्ट्रपति, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान तो वह पहले है ना, व्यवहार तो कुशल होना ही चाहिए जब इतने उच्चतम पद पर आप पहुंच चुके। और अभी लालसा किस बात की है? लालसा है प्रमोशन की, प्रमोशन की लालसा में सब कुछ कर रहे हैं। और जो बंगाल में भी किया उन्होंने, वो भी प्रमोशन की लालसा थी। वहां उन्होंने उनका बनर्जी बहन का जीना मरना हराम कर दिया था, रोज झगड़ा रोज झगड़ा। अब आप दिल्ली में देखें, जो सक्सेना साहब है उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जीना हराम कर दिया। और किया क्या है इस सरकार ने? किया क्या? अगर एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, आम आम पब्लिक आज क्या कह रही है? हम दिल्ली का बातचीत करने जाते हैं, अलग अलग मोहल्लों में बात करने के लिए, ताजा सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं भाई उनका कसूर क्या है? उनको तो करने के लिए कुछ आपने परमिशन तो दी नहीं, एक चपड़ासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते, काय बात के चीफ मिनिस्टर हैं। इसीलिए उन्होंने आतिशी को सौंपा। अब बात यह है कि जब आप कुछ करने देना ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं है कि विपक्ष अपनी सार्थक भूमिका निभाए, तो आप ऐसी निर्लज्जता पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि आपको शह किसकी है? शह है उस्ताद जी की, शह है बॉस की। पर बॉस कौन है? बॉस तो पहले ही, वो तो खुद भी बहुत बार अपने विषय में बहुत सारी बातें बोल चुके हैं, उनको यहां दोबारा से बात करना मुझे उचित नहीं लगता। परंतु ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन 5 आने वाले 4.5 वर्षों में आप इसी प्रकार के सेशन देखने को मिलेंगे। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जब 2009 में कांग्रेस सरकार दोबारा आ गई तो उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया। आज आप देखें कि कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी, निशिकांत दुबे ने आज क्या किया? अपने घर से बाहर निकले और गुलाब दिया। अगर नए एनएसयूआई के लोग वहां पर मुजाहरा करने के लिए गए, वो हूबहू नकल कर रहे हैं। ये जैसे बच्चों, 5वीं तक के बच्चे जो काम करते हैं, जैसा स्वभाव रखते हैं, वैसा एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं हैं। आप प्रतिभावान हैं या नहीं है उसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता, परंतु आप सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस आदमी हैं। जब आप नॉन सीरियस हैं और देश का एक घंटे का खर्चा 1 करोड़ रुपए एक का आता है, 150 करोड़ रुपए खर्चा आ जाता है, तो मतलब यह है कि आपको जनता के पैसे की परवाह नहीं है। और शय किसकी है?
शय है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने कभी किसी नियम को माना नहीं, उसने हर प्रोटोकॉल को तोड़ा है। वो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो मैं सीधा जी आक्षेप करता हूं कि उनके इशारे पर हो रहा है। 4 5 6 आदमी उनके इशारे पर रखे गए हैं, जिसमें संबित पात्रा जैसा नाम बड़ी बड़ी उससे फक्र से लिया जाता है, और रमेश विधुड़ी जैसे लोग हैं जिनको अभी दिल्ली में चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी ये फैसला करे बैठी है कि हमें जनता जाए भाड़ में, हमें तो अपनी चाल चलनी है, और हमारी चाल टेढ़ी है, हम ऐसे ही चलेंगे। जी जी